हेलो दोस्तों, मैं हिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है औपनिवेशिक भारत में धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। धन के निष्कासन से तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीय संपदा का एक बड़ा भाग इंग्लैंड में निर्यात करने से है, जिसके बदले भारत को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में संकलित किया। नौरोजी के सिद्धांत का समर्थन रमेश चंद्र दत्त ने भी अपनी पुस्तक में किया है। रजनी पामदत्त ने निकासी की इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए इसे 3 चरणों में विभाजित किया है, जिसे उपनिवेशवाद का 3 चरण कहा गया है। भारत में मौजूद सभी संसाधनों का उपयोग ब्रिटिश द्वारा उनके विकास के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा विभिन्न अन्य सेवाओं के लिए भारत अंग्रेजों को भारी भुगतान कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की नकदी द्वारा भारत से सामान खरीदती और उसे ब्रिटेन में व्यापार के लिए भेज देती थी। ब्रिटिश कंपनी ने भारत में कृषि का वाणिज्यिकीकरण किया। यह लोग भारत में उगाई गई अफीम का निर्यात चीन को कर रहे थे, बदले में वहां से रेशम और चाय का आयात करके मुनाफा कमा रहे थे। तो दोस्तों, धन के निष्कासन से तात्पर्य औपनिवेशिक भारत में भारत की जो संपदा थी, जो भारत की पूंजी थी, वह बड़ी मात्रा में भारत से ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके बदले भारत को कोई भी आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था। और इसी को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है शामिल किया, संकलित किया। और आगे चलकर रमेश चंद्र दत्त और रजनी पामदत्त जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इस सिद्धांत को विकसित किया और इसका विस्तार किया। और इस समय ब्रिटिश सरकार भारतीय संसाधनों का उपयोग कर रही थी, और यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकारी थे उन सबके वेतन का भुगतान भी भारतीय पूंजी से किया जाता था, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय कृषि का वाणिज्यिकीकरण कर दिया था, जिसके बदले में उनको बहुत लाभ मिल रहा था। और साथ ही साथ वो उस समय चीन से अफीम का आयात निर्यात करते थे, जिसमें उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया। 1857 के विद्रोह में जितना भी खर्चा आया वह सब भारतीयों पर लाद दिया गया। कंपनी ब्रिटिश सरकार को हर साल एक निश्चित राशि भेजती रहती थी। पहली बार 1870 में ब्रिटिश पाउंड की तुलना में भारत के रुपए की कीमत घटी, क्योंकि भारत का बहुत सारा पैसा इंग्लैंड में भेजा जा रहा था। दादा भाई नौरोजी तथा रमेश चंद्र दत्त जैसे राष्ट्रवादी चिंतकों ने इस धन की निकासी की कटु आलोचना की, और उन्होंने इसे भारत की गरीबी का सबसे बड़ा कारण माना। तो दोस्तों, 1857 में जो विद्रोह हुआ और उसमें जितना भी नुकसान हुआ अंग्रेज़ों का, उसका सारा बोझ जो है उन्होंने भारतीयों पर लाद दिया। और इसी के साथ साथ जो कंपनी थी वो उस समय तक ब्रिटिश सरकार को एक बहुत बड़ी राशि भेजती रहती थी। इसी वजह से 1870 में ब्रिटिश पाउंड की तुलना में भारत रुपए की जो कीमत थी वो जो थी घट गई, क्योंकि भारत का बहुत सारा जो पैसा था वो इंग्लैंड में भेजा जा रहा था। और इसी को जो है उस समय सबसे पहले दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसको जो है नोटिस किया और इसकी कटु आलोचना की, और उन्होंने माना कि भारत में जो गरीबी है वो इसी कारण से है। दादा भाई नौरोजी ने कहा था, भारत से जो पैसा बाहर जा रहा है वह केवल धन नहीं है, बल्कि वह भारतीयों की जमा पूंजी है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम 1867 में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने उठाया था। नौरोजी ने अपने निबंध इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में लिखा था कि ब्रिटेन भारत की संपदा को छीन रहा है। भारत से जितना भी कर वसूला जाता था उसका 1/4 हिस्सा ब्रिटेन को भेज दिया जाता था। 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में इस संपत्ति के निष्कासन को स्वीकार कर लिया गया। इसमें यह माना गया कि देश में जो गरीबी आई उसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार है। तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि भारत से जो पैसा इंग्लैंड को भेजा जा रहा है वो केवल धन नहीं है, बल्कि भारतीयों की जमा पूंजी है। और इसीलिए सबसे पहले इस सिद्धांत को उन्होंने 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में लंदन में जो है दादा भाई नौरोजी ने उठाया था। इसी समय दादा भाई नौरोजी ने अपने निबंध इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में लिखा था कि ब्रिटेन भारत की संपदा को छीन रहा है, और उन्हें बताया कि भारत से जो भी कर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वसूला जाता था उसका 1/4 जो है वह ब्रिटेन को भेज देते हैं। और दादा भाई नौरोजी के इसी सिद्धांत को 1896 में कलकत्ता में जो कांग्रेस की अधिवेशन हुई, इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया और माना कि भारत में जो गरीबी है वह उसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार है। घरेलू व्यय
अधिक हो जाने के कारण इसकी राशि को पूरा करने के लिए भारत में निर्यात अधिशेष बरकरार रखा गया। घरेलू व्यय की राशि अदा करने के लिए विदेशी तरीका अपनाया गया। जैसे भारत सचिव लंदन में कौंसिल बिल जारी करता था। इस बिल के खरीदार भारतीय वस्तु के खरीदार होते थे। इस खरीद के बदले भारत सचिव को पाउंड स्टर्लिंग प्राप्त होता था, जिसमें वह घरेलू व्यय की राशि की व्यवस्था करता था। इसके बाद इसी कौंसिल बिल को लेकर ब्रिटिश व्यापारी भारत आते। इसके बदले वह भारत के खाते से रुपया निकालकर इसका उपयोग भारत की वस्तुओं के उपभोग के लिए करते थे। ब्रिटिश अधिकारी ही नहीं, ब्रिटिश निजी व्यापारी भी अपने लाभ को ब्रिटेन भेजने के लिए कौंसिल बिल की खरीदारी करते थे। लंदन में उन्हें इस कौंसिल बिल के बदले में पाउंड स्टर्लिंग प्राप्त हो जाता था। और दोस्तों, उस समय घरेलू व्यय जो था बहुत ज़्यादा अधिक हो गया था। इसको संतुलित करने के लिए उस समय विदेशी तरीका अपनाया गया। उसके लिए इंग्लैंड में जो भारतीय सचिव था वो एक कौंसिल बिल जारी करता था, जिसके खरीदार भारतीय वस्तुओं के खरीदार होते थे। जैसे अंग्रेज, वो वहाँ पर पाउंड स्टर्लिंग जमा करवाते थे। उसके बदले में भारतीय सचिव उनको कौंसिल बिल देता था, और वह कौंसिल बिल लेकर वह ब्रिटिश व्यापारी जो है भारत आते थे, और उस कौंसिल बिल के बदले में वो भारत के बैंक से पैसा प्राप्त करते थे, और उस पैसे से जो है भारतीय वस्तुओं को खरीदते थे। और ये कौंसिल बिल केवल ब्रिटिश अधिकारी ही नहीं खरीदते थे, बल्कि जो निजी व्यापारी थे जो ब्रिटिश होते थे वो भी इस कौंसिल बिल को खरीदते थे। और जब वो मुनाफा कमा लेते थे तो लंदन में इस कौंसिल बिल के बदले में उन्हें दोबारा से पाउंड स्टर्लिंग प्राप्त हो जाता था। इसके अलावा ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों पर रहम भी नहीं करते थे। जैसे बंगाल में अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनसंख्या में कमी आई। इसके बावजूद भी कंपनी सरकार ने इनसे पूरा राजस्व वसूला। यहाँ पर शोषणकारी रूप से राजस्व की वसूली की गई। कार्ल मार्क्स ने धन के निष्कासन के सिद्धांत को ब्लीडिंग प्रोसेस कहा है। और दोस्तों, भारत में ब्रिटिश कंपनी इतनी शोषणकारी थी कि वह अकाल पड़ने पर भी अपने राजस्व को वसूल करना नहीं छोड़ती थी। और ऐसे ही एक उदाहरण हमें बंगाल में देखने को मिला, और इसी को जो है कार्ल मार्क्स ने ब्लीडिंग प्रोसेस कहा है। इसके अलावा अनेक तरीकों से पैसा भारत से बाहर ले जाया जाता था। भारत में आने वाले नए ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण और वेतन का भुगतान भारत के कोष से किया जाता था। भारत में जितने भी ब्रिटिश व्यापारी निवेश कर रहे थे, चाहे वह रेलवे में हो या अन्य उद्योगों में, उनको गारंटी के साथ लाभ की स्थितियां दी जाती थी। अर्थात अगर किसी व्यापारी को 5% से कम लाभ हो रहा है तो उसकी भरपाई ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। किंतु यह स्थिति भारत के संदर्भ में और भी ज़्यादा शोषणकारी थी। ब्रिटेन में 1 मील की रेलवे लाइन बिछाने में 9,000 पाउंड का खर्चा आता था, जबकि वही 1 मील की रेलवे लाइन भारत में बिछाने पर 30,000 पाउंड का खर्चा आता था। तो दोस्तों, भारत में जो संपत्ति का दोहन हो रहा था, इसके कई तरीके थे, जिसमें से कुछ एक था कि जो ब्रिटिश अधिकारी आते थे भारत में, उनका जो प्रशिक्षण होता था, जो उनका वेतन होता था, वो सब भारत कोष से उनको दिया जाता था। और साथ ही साथ जो ब्रिटिश व्यापारी होते थे, जो भारत में पैसा निवेश करते थे, जो भारत में उद्योगों की स्थापना करते थे, उनको भी कंपनी का अधिकारी जो है गारंटी देते थे कि आप भारत में उद्योग और इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपको लाभ नहीं होगा तो हम उसकी भरपाई करेंगे। और ऐसा ही वह करते थे। और इन उद्योगों की स्थापना में भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के प्रति शोषणकारी रही, क्योंकि इंग्लैंड में जहां 1 मील की रेलवे लाइन बिछाने में 9,000 पाउंड का खर्चा आता था, वहीं भारत में उतनी ही 1 मील की लाइन बिछाने में 30,000 पाउंड का खर्चा आता था, जिससे कि पता चलता है कि वो किस प्रकार भारत को लूटते थे। दादा भाई नौरोजी का कहना था कि भारत से $1500 मिलियन का धन ले जाया गया, और ब्रिटेन से आने वाली पूंजी भारत के धन का ही छोटा सा अंश होती थी। भारत के पूंजीपतियों को जब उद्योग तथा निवेश के लिए पैसों की कमी होती थी तो वह ब्रिटिश सरकार से ऋण के रूप में पैसा लिया करते थे, जिसके बदले में उन्हें भारी ब्याज चुकाना पड़ता था। तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने माना है कि $1500 मिलियन जो है भारत से इंग्लैंड में ले जाया गया, और इंग्लैंड से जो पूंजी भारत में आती थी वो उसी $1500 मिलियन का एक हिस्सा होती थी। और दोस्तों, उस समय जो भारतीय व्यापारी थे, अगर उन्हें अपना उद्योग स्थापित करना होता था तो वो उसके बदले कंपनी से ऋण लेते थे, मतलब पैसे लेते थे, और कंपनी उसके बदले में उन पर भारी ब्याज लगाती थी। नौरोजी ने अपने धन के निष्कासन के सिद्धांत के प्रचार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अखबारों, भाषणों, अधिकारियों से पत्र व्यवहार, विभिन्न कमीशनों एवं कमेटियों के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करके आदि को दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत के प्रचार का माध्यम बनाया। उनका मानना था कि
भारतीय निर्यात की कीमत बंदरगाह पर तय की जा रही है, जिससे निर्यात का वास्तविक मूल्य कम होता जाता है और भारत को निर्यात का लाभ नहीं मिलता। आर्थिक राष्ट्रवादियों के अनुसार दोहन के सिद्धांत में अंग्रेज नागरिकों और सैनिकों के वेतन, अंग्रेज डॉक्टरों, वकीलों एवं दूसरे कर्मचारियों की आय एवं इंग्लैंड में रह रहे अंग्रेजी अधिकारियों की पेंशन एवं भत्ते आदि को शामिल किया जा सकता है। और दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रचार प्रसार करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने इसके लिए अखबारों, भाषणों और साथ ही साथ कमेटियों के समक्ष तथ्य को प्रस्तुत करके इसका प्रचार प्रसार किया। और साथ ही साथ वो मानते थे कि भारत से जिन वस्तुओं का निर्यात हो रहा है उसके मूल्य की कीमत जो है बंदरगाहों पर निर्धारित होती है और उसका निर्धारण ब्रिटिश जो अधिकारी है वो अपने हित में करते हैं, जिससे कि उसका मूल्य कम हो जाता है और भारतीय को कोई लाभ नहीं मिलता। और साथ ही साथ आर्थिक राष्ट्रवादियों ने इस धन के निष्कासन में जो है सैनिकों के वेतन और अंग्रेज डॉक्टर, वकीलों, दूसरे कर्मचारियों की आय और इंग्लैंड से जो व्यापारी अधिकारी भारत में आ रहे थे उनको दिए जाने वाले पेंशन भत्ते, इन सभी चीज़ों को जो है उन्होंने धन के निष्कासन के सिद्धांत में शामिल किया है। दादा भाई नौरोजी ने भारत के प्रशासन में आवश्यकता से अधिक अंग्रेजों के रोजगार में होने को दोहन का मुख्य बिंदु बताया है। इसके अलावा उन्होंने घरेलू खर्चों को भी दोहन का एक माध्यम बताया। भारत सरकार के वे खर्च जो इंग्लैंड में भारत सचिव के द्वारा किए जाते थे होम चार्जेस कहलाते थे। इनमें भारतीय ऋण पर ब्याज, भारत भेजी जाने वाली सैन्य सामग्री की कीमत, इंग्लैंड में दे दूसरे नागरिक एवं सैनिक खर्चे, लंदन स्थित इंडिया ऑफिस के खर्चे तथा भारत सरकार के यूरोपीय अधिकारियों की पेंशन एवं भत्ते आदि सम्मिलित थे। और दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय प्रशासन में आवश्यकता से अधिक अंग्रेज अधिकारियों के होने को भी जो है इस आर्थिक दोहन का महत्वपूर्ण बिंदु माना है। इसके अलावा उन्होंने घरेलू खर्चों को भी इसमें शामिल किया है और इसके लिए उन्होंने भारत सरकार के वो उन खर्चों को भी शामिल किया जो भारतीय सचिव के द्वारा इंग्लैंड में किए जा रहे थे, जिसे होम चार्जेस कहते हैं। और इसमें भारतीय ऋण पर ब्याज, भारत भेजी जाने वाली सैन्य सामग्री की कीमत, इंग्लैंड में दे दूसरे नागरिक एवं सैनिक खर्चे, लंदन स्थित इंडिया ऑफिस के खर्चे तथा भारत सरकार के यूरोपीय अधिकारियों की पेंशन एवं भत्ते सभी कुछ इसमें सम्मिलित है। दादा भाई नौरोजी के विश्लेषण एवं प्रचार ने आर्थिक दोहन को राष्ट्रवादी प्रचार का मुख्य अधिकार बना दिया था। शीघ्र ही दूसरे राष्ट्रवादियों ने भी इसे मुद्दा बनाया। महादेव गोविंद रानडे ने 1872 में पूना की एक सभा में भाषण देते हुए भारतीय पूंजी एवं संसाधनों के दोहन की घोर निंदा की तथा तर्क दिया कि भारत की राष्ट्रीय आय का 1/3 से अधिक ब्रिटिश द्वारा लिया जा रहा है। 1873 में भोलानाथ चंद्र ने कहा कि पहले तो कंपनी भारतीय राजस्व का केवल एक ही हिस्सा ले जा रही थी, परंतु अब हजारों तरीके से भारतीय धन लूटा जा रहा है। और दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के इस सिद्धांत का अन्य राष्ट्रवादियों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा, जिसमें से एक थे महादेव गोविंद रानडे। इन्होंने 1872-72 में पूना के एक भाषण में भारतीय पूंजी का जो निष्कासन हो रहा था, जो भारतीय संसाधनों का दोहन हो रहा था अंग्रेजों द्वारा, उनकी उन्होंने बहुत ही निंदा की और उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय पूंजी का 1/3 भाग अंग्रेजों द्वारा लिया जा रहा है। और 1873 में एक और राष्ट्रवादी भोलानाथ चंद ने कहा कि पहले तो कंपनी केवल राजस्व के द्वारा ही एक हिस्सा ले जा रही थी, लेकिन अब कंपनी ने जो है अनेक तरीकों से भारत के धन को लूटना चालू कर दिया है। ब्रिटिश अधिकारी जिन वस्तुओं को खरीदते थे उसका मूल्य निर्धारण भी ब्रिटेन के हित में किया जाता था। यहाँ तक कि इन वस्तुओं को जिस जहाजरानी कंपनियाँ, बैंकिंग, आयात निर्यात फर्म, बीमा कंपनियों का प्रयोग किया जाता था, उन सब पर ब्रिटिश पूंजीपतियों का नियंत्रण था। इस तरह ये मुनाफा भी उसी के ही खाते में जाते थे। धन के निष्कासन के सिद्धांत को सभी विचारधाराओं के विद्वानों ने स्वीकार किया। केवल साम्राज्यवादी इतिहासकार इस सिद्धांत को पूरी तरह खारिज करते हैं। राष्ट्रवादियों ने भारत में गरीबी का कारण ऋणग्रस्तता, औद्योगिकरण के लिए पूंजी का अभाव के पीछे धन के निष्कासन के सिद्धांत को प्रमुख माना। और दोस्तों, ब्रिटिश अधिकारी जिन वस्तुओं को खरीदते थे उसका मूल्य निर्धारण भी वो अपने ही हित में करते थे। और यहाँ तक कि इन वस्तुओं को जिस जहाज पर ले जाया जाता था, जिन कंपनियों के द्वारा और जिन बैंक के द्वारा इसमें पैसा डाला जाता था, आयात निर्यात किया जाता था, उन सब पर जो है ब्रिटिश पूंजीपतियों का नियंत्रण था। इसलिए हमेशा ही इसका जो मुनाफा होता था वो हमेशा ही उनके पक्ष में होता था। और इस धन के निष्कासन के सिद्धांत को
लगभग सभी विचारधाराओं के विद्वानों ने जो है स्वीकारा है, लेकिन केवल साम्राज्यवादी इतिहासकार इस सिद्धांत को नहीं मानते और इसे खारिज करते हैं। जबकि भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकार भारत में गरीबी का कारण, ऋणग्रस्तता, औद्योगिकरण के लिए पूंजी का अभाव के पीछे जितने भी कारण थे, उसके पीछे उन्होंने केवल धन के निष्कासन को माना है। ब्रिटिश पक्षधर विद्वान मॉरिस धन के निष्कासन के सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं। वह कहते हैं कि घरेलू व्यय की राशि बहुत अधिक नहीं थी और यह रकम भारत के विकास के लिए आवश्यक थी। ब्रिटिश ने भारत में अच्छी सरकार दी तथा यातायात और संचार व्यवस्था तथा उद्योगों का विकास किया, और फिर ब्रिटिश ने बहुत ही कम ब्याज पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार से एक बड़ी रकम भारत को उपलब्ध करवाई। और दोस्तों, एक विद्वान है जो ब्रिटिश का पक्ष लेते हैं, मॉरिसन। उनका मानना है कि जो घरेलू व्यय था वो ज़्यादा नहीं था और उसकी जो रकम थी वो भारत के हित के लिए जो है उपयोग की जाती थी। और आगे वो कहते हैं कि ब्रिटिश ने भारत को एक अच्छी सरकार दी और वहाँ पर यातायात और संचार की व्यवस्था की, उद्योगों का विकास किया और कम ब्याज दर पर भारत को ऋण उपलब्ध करवाया। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी विद्वानों का कहना है कि भारत को पूंजी की जरूरत नहीं थी। यदि भारत में पूंजी का संचय हो रहा था तो भारत को ऋण लेने की जरूरत ही क्या थी। मार्क्सवादी इतिहासकार भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि भारत से धन की निकासी ना होती तो बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता। इस बात से स्पष्ट होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इस निकासी का नकारात्मक प्रभाव पड़ा और एक ऐसे समय धन का निष्कासन हो गया जब भारत में पूंजीवाद संभव हो सकता था। साथ साथ इस सिद्धांत ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के स्वरूप को उजागर कर दिया। और दोस्तों, मार्क्सवादी इतिहासकार भी मानते हैं कि यदि भारत से धन का निष्कासन नहीं होता तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि धन के निष्कासन से भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और एक ऐसे समय जब धन की भारत को आवश्यकता थी, जिससे कि भारत पूंजीवाद की दिशा में अग्रसर होता, उस समय धन का निष्कासन हो गया। और इसी धन के निष्कासन ने ब्रिटिश शासन के असली स्वरूप को भारत के सामने उजागर किया और भारत भी उनके इस स्वरूप से भलीभांति परिचित हो गए। ब्रिटिश कालीन भारत की अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का एक रूप था, जिसमें भारतीय संसाधनों का दोहन ब्रिटेन के हित में हो रहा था। इस दौरान ब्रिटिश उपनिवेशवाद में धन के निष्कासन की प्रक्रिया निरंतर चलती रही। इस समय ब्रिटेन अपने शासन के बदले भारत को नजराना देने के लिए बाध्य कर रहा था। इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने महत्वपूर्ण योगदान देकर भारतीय जनता को इस सिद्धांत से अवगत करवाया। भारतीय नेताओं ने भी ब्रिटिश अधिकारियों के इस दोहन के सिद्धांत को भांप लिया और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।